नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन। विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बहुविकल्पी क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का नोट्स हम आपको प्रत्येक पाठ के वीडियो के साथ वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बना के दे देंगे। तो ये नोट्स चूंकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं इसलिए ये बेहतर होंगे नोट्स और अच्छे से अच्छे नोट्स आप तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा था मैं अपना काम पूरे लगन से कर रहा हूं, आप लोग भी अपना कार्य पूरी लगन से करिए तो निश्चित तौर से आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और इससे हमें भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और हमें भी अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। हमें आप लोगों की जिम्मेवारी महसूस होती है कि इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है तो हम अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। चलिए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 8 यानी लेसन 8, जिसका शीर्षक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। बहुत सारी जगह इसे कोविड के कारण हटा दिया गया, जैसे उत्तराखंड में इस पाठ को हटा दिया गया, लेकिन यूपी में इस पाठ को रखा गया है और बहुत सारी जगह भी इसको रखा गया है, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया और मैं इसको आपको बताने जा रहा हूं। चलिए इसमें देख लेते हैं। टॉपिक आपने समझ लिया, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें हम पूरी तरीके से अपने पर्यावरण के बारे में जानेंगे और पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं या अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। इन दोनों विषमताओं के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों को कहीं अन्य जगह भागने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर हम सारी चीजें आपको उपलब्ध करवा देंगे। चलिए अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि विश्व की साझी विरासत में क्या नहीं है। यानी कि इन ऑप्शंस में 3 चीजें ऐसी हैं जो साझी विरासत में आती हैं, लेकिन चौथी चीज ऐसी है जो साझी विरासत में नहीं आती है, यानी कि बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है सड़क मार्ग, तो ये जो सड़क मार्ग है ये साझी विरासत के अंतर्गत नहीं आता है, इसको विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, इसलिए ये क्या है, ये गलत है। मतलब गलत तो नहीं, ये क्वेश्चन के हिसाब से यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी 3 ऑप्शन साझी विरासत के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ। तो इससे पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है ये कहां पर हुआ और इसको हम लोग कैसे जानते हैं और ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें आप देख लीजिए कि पर्यावरण में बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, पर्यावरण में बहुत सारी चीजें विषमताएं पैदा कर रही हैं। इन सारी पर्यावरण की स्थितियों को समझने के लिए और ये बहुत ज्यादा विषम ना हो जाए, मानव के रहने के लिए पृथ्वी अनुपयुक्त जगह ना हो जाए, इसके लिए
विश्व के सारे देश मिलकर कुछ प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ था पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद जो सम्मेलन हुआ उसे कहते हैं क्वेटो। क्वेटो प्रोटोकॉल में जो सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? क्वेटो एक जगह का नाम है। जैसे पृथ्वी कहां हुआ था? री डी जेनेरियो में हुआ था, वैसे ही क्वेटो जगह का नाम है। लेकिन री डी जेनेरियो कहां है? ब्राजील में है। और ये क्वेटो कहां है? जापान में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? जापान हुआ। इसका जो ए विकल्प है वो सही है। इस क्वेश्चन का ए विकल्प सही है। क्वेटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस देश में हुआ? जगह का नाम तो चूंकि क्वेटो जुड़ा ही हुआ है, इसलिए उन्होंने देश का नाम पूछ लिया कि देश का नाम जापान है। चलिए इसी में अगला देखते हैं कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? यानी कि पृथ्वी सम्मेलन, ये क्वेटो प्रोटोकॉल सम्मेलन पूछ लिया, ऐसे ही 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसको पूछ रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो हमने आपको बताया री डी जेनेरियो। अगर शहर का नाम पूछे तो री डी जेनेरियो में हुआ था, और देश का नाम पूछे तो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील का वो शहर था री डी जेनेरियो, और ये जो क्वेटो है ये जापान का शहर है। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? ब्राजील में हुआ। ब्राजील के शहर री डी जेनेरियो में हुआ। चलिए पर्यावरण, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण क्या है? क्या कारण है कि पर्यावरण के प्रति हम बहुत जागरूक हो रहे हैं, बहुत स्थितियां देख रहे हैं? तो कौन सी वो स्थितियां हैं? क्यों हमें उनके तरफ देखना पड़ा? कैसी भयानक स्थितियां हो रही थी? किस कारण हम लोगों को ये देखना पड़ा? ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो ये है। इस क्वेश्चन पूरा समझ लिया। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण है। क्या कारण है? नंबर सी ऑप्शन इसका सही है कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है, और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। खतरे की हद तक पहुंच गया है। ये ऑप्शन कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण। तो ये कारण है पर्यावरण के प्रति सरोकार का। चलिए अब देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। 1992 हम पहले बता चुके, फिर भी यहां देख लीजिए कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। इसका ऑप्शन ए सही है। ये कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत के क्षरण होने पर या ओजोन परत में छेद हो जाने के पश्चात सारी की सारी दुनिया चिंतित हो गई। पृथ्वी का ताप अचानक बढ़ने लग गया, और इस ताप के बढ़ते क्रम को देखते हुए लगा कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? समुद्र में जल का स्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र में जब जल का स्तर बढ़ जाएगा तो जो द्वीपीय देश हैं वो द्वीपीय देश डूब जाएंगे, और जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं वो शहर भी उस पानी में डूब जाएंगे। जैसे भारत में कलकत्ता ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। उन समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वहां पर करोड़ों लोग रहते हैं, वो या तो विस्थापित हो जाएंगे या उस जल में समाधि ले लेंगे। ऐसी विकट समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति में भारत में तो समुद्र की स्थितियां कम हैं, लेकिन
कुछ देश ऐसे हैं जो पूरे के पूरे समुद्र के बीच में हैं, द्वीपीय देश हैं, वो पूरे के पूरे देश समाप्त हो जाएंगे, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। ऐसा क्यों हुआ कि हमारी जो ओजोन परत है, जो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी से के जो समताप मंडल है, वायुमंडल की एक लेयर होती है जिसको कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में जो ओजोन परत है, वो ओजोन परत क्या करती है, सूर्य की हानिकारक किरणों को अंदर नहीं आने देती है, उनको अपने ऊपर ही रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का ताप उतना बढ़ नहीं पाता है, ताप भी नियंत्रित रहता है, और उन अल्ट्रा वायलेट रेज, कौन सी अल्ट्रा वायलेट रेज को वो वहीं पे रोक देती है, और इसके कारण पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए पृथ्वी सुरक्षित रहती है, जीवन जीने योग्य रहती है। लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि अंटार्कटिका के आसपास ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, जिससे वो अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी के वातावरण में अंदर आएंगी। पृथ्वी के वातावरण में जब अंदर आएंगी तो एक परिणाम तो हमने आपको बता दिया, यहीं दूसरे परिणाम और भी होंगे। इससे त्वचा के कैंसर की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, त्वचा के कैंसर बढ़ने लग जाएंगे। तो देखिए, अस्तित्व भी खत्म हो रहा है, जगह भी कम हो रही है, और मानव के लिए बहुत सारी समस्याएं इसमें खड़ी हो जाएंगी, रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरा विश्व चिंतित हो गया, और इस चिंतित विश्व ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए। वो उपाय कहां पर हुए, इसी पृथ्वी सम्मेलन में हुए, जो कहां हुआ था, री डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। यहां सोचा गया, यहां बनाया गया, और यहां वैज्ञानिकों ने खोज की कि किन किन कारणों से ये विषमताएं पैदा हो रही हैं, या किन प्रदूषण के माध्यम से, किन गैसों के माध्यम से ये ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इस ओजोन परत के क्षरण को कैसे बचाया जा सकता है, इस शोध के निकल के आने के बाद विश्व के समस्त देशों ने मिलकर ये मंथन करने की सोची, ये जानने का प्रयास किया कि इस प्रक्रिया को कैसे रोका जा सकता है, इस प्रक्रिया से पृथ्वी को कैसे बचाया जा सकता है, इसका भी प्रयास किया गया है। इन सारी स्थितियों में बैठक और बहुत सारे सम्मेलनों का दौर चला। इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल और पृथ्वी सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है सी आंसर, यानी कि 175 देशों ने अभी तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि धरती के वायुमंडल में निम्नलिखित में से जिस गैस की मात्रा लगातार कम हो रही है वह कौन सी है? पृथ्वी के वातावरण में कौन कौन सी गैसें पाई जा रही थीं? ये सारी चीजें आप पर्यावरण में हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। अगर याद नहीं है तो फिर से जाके देखिए कि कौन कौन सी गैसें पर्यावरण में पाई जाती हैं, और उनमें से कौन सी एक गैस है जो अब कम हो रही है, पर्यावरण में कम, उसकी मात्रा कम होती चली जा रही है लगातार। तो वो कौन सी गैस है? वो है ओजोन गैस। कौन सी है? ओजोन गैस। इसका आंसर है ए, ओजोन गैस। क्लियर? चलिए तो इसमें आगे चलते हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर कब किए और इसका अनुमोदन कब किया? ठीक है, इसका अनुमोदन किया और
इस पर हस्ताक्षर किए। कब किए ये हस्ताक्षर और इसमें क्या स्थितियां बनी, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल, एक यहां समस्या एक आ रही थी कि क्योटो प्रोटोकॉल में भारत ने तुरंत हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। तो इसमें एक समस्या आ रही थी, भारत को लग रहा था कि जो विकसित देश हैं वो विकसित देश अपना तो विकास कर चुके हैं, भारत को अपना विकास करने के लिए रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि आप विकास की चीजों का प्रयोग करेंगे तो वो सारी गैसें उत्पन्न होंगी, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसलिए सारे देश अपने यहां विकास के कार्यों को रोकेंगे। तो भारत को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे विकास को रोकना चाह रहे हो, कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं है। तब भारत ने उस पर हस्ताक्षर तत्काल नहीं किए। उस पर हस्ताक्षर उन्होंने कब किए? 2002, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। 2002 में इस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन आता है वो है कि 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। हमने अभी आपको बताया कि 2002 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो अगला क्वेश्चन बना कि भारत 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर अभी तक कितने देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? 193 देश हैं। पूर्वी तिमोर नया 193वां देश जुड़ा। तो यहां पर अब यह आ रहा है कि कितने देशों ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर 192 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, 192 ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जबकि यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? 193 देश हैं, जिसमें से 192 ने सिग्नेचर कर दिए हैं। सारे लोग मान रहे हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर इसका हमने पालन नहीं किया तो हमारा भविष्य दुखदाई हो जाएगा। हमारी आने वाली संततियों के लिए ये पृथ्वी रहने लायक स्थिति में नहीं बचेगी, और जब रहने लायक स्थिति में नहीं बचेगी तब कहीं ना कहीं इस मानव सभ्यता का पतन हो जाएगा, या पतन की ओर वो अग्रसर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक, एक पुस्तक आई, उसने बताया कि जो ग्रोथ हो रही है उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो इस पुस्तक का नाम क्या था? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस संस्था ने प्रकाशित की? क्वेश्चन है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस संस्था ने प्रकाशित की? तो किस संस्था ने इसको प्रकाशित किया? इसको प्रकाशित किया क्लब ऑफ रोम ने। क्लब ऑफ रोम ने। कहा जाता है कि फ्रांस की संस्कृति सबसे अच्छी है। फ्रांस की संस्कृति के मामले में फ्रांस बहुत आगे है। तो फ्रांस का ही शहर रोम के एक क्लब ने, क्लब ऑफ रोम जिसे कहा जाता है, उसने एक किताब प्रकाशित की। उस किताब का नाम क्या था? लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो हम विकास कर रहे हैं, ये अंधाधुंध जो विकास कर रहे हैं, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। अगर इस विकास की लिमिट नहीं हुई तो निश्चित तौर से हमारे यहां विपत्तियां आएंगी। इस विकास को रोकने के लिए नहीं, बल्कि विकास को सकारात्मक और पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए एक किताब आई जिसका नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ, और इसको प्रकाशित किसने किया? क्लब ऑफ रोम ने। इस किताब के आ जाने के पश्चात भी बहुत सारा मंथन हुआ विश्व में, और इस मंथन के पश्चात ही ये बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, अपनी प्राकृतिक स्थितियां आगे वाली संतति के लिए बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों की चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। चलिए
आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कौन सी है? निम्नलिखित में से ये जो गैस हैं इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो वैश्विक ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें से जितनी भी गैसें हैं सभी उत्तरदायी हैं। इसमें जो लिखी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या करती है? वैश्विक ताप वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी होती है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। और इन्हीं गैसों के माध्यम से ये गैसें कहां से हमको प्राप्त होती हैं? निश्चित तौर से हम जो अपने विकास के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, AC है, ये सारी की सारी चीजें। और बड़ी मजे की बात यह है कि आप देखिए कि ये जो पर्यावरण से संबंधित जो सेमिनार होते हैं, ये सेमिनार में भी लोग करते क्या हैं? इन AC कमरों में बैठकर, AC हॉल में बैठकर ही पर्यावरण की चिंता करते हैं, जबकि उन्हें पहला काम यह करना चाहिए कि उस AC को वो बंद करवाएं और गर्म जगह पर बैठकर वो बातचीत करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहीं पे आकर कहा जा सकता है कि भारत का संदेह सही था कि ये जो विकसित हो चुके हैं देश, ये कहीं ना कहीं विकासशील देशों के विकास को रोकना चाहते हैं, भारत जैसी शक्ति को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। ये एक दृष्टि निश्चित तौर से हो सकती है। इसको हम पूरी दृष्टि नहीं मानते क्योंकि हम नेगेटिविटी में नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचा जाना चाहिए। और जब हम देखते हैं कि ऐसी स्थितियां हैं तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जो सोच रहा है वो सच तो नहीं है। चलिए खैर, वहां ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे चलते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन कौन सी गैस हैं उत्तरदायी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख गैसें हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2001 में पारित हुआ। इसका आंसर हुआ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित हुआ। ठीक है ना? तो सारा क्वेश्चन हम डिटेल से समझा रहे हैं आपको कि आपको ये ना लगे, आपको रटना ना पड़े। अगर आप रट लेंगे तो निश्चित तौर से उस दिन जाके आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि रटने से ही चीजें भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग इतिहास के पेपर में छठ की ओर देखते मिलते हैं। छठ की ओर इसीलिए देखते हैं कि वो सारी चीजें रट लेते हैं, और जब रट लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें उनको याद नहीं आती हैं। तो पहले उनको समझिए, उनको ठीक से बिठाइए, सिस्टम बनाइए, अपने दिमाग में एक सिस्टम के साथ याद करिए। ऐसे नहीं कि सीधे उठा के रट्टा मार लिया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन कि विश्व के निर्जन इलाके का, निर्जन मतलब जहां पर मनुष्य नहीं है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? विश्व के निर्जन इलाके का कितना प्रतिशत भाग अटलांटिक महादेशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब जितना भी विश्व में निर्जन प्रदेश है, क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना सीख गए तो आपका 20% नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। उसमें आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि छात्र जल्दबाजी में पढ़ते हैं और क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, उसका आंसर कुछ लिख के आते हैं, बाद में कहते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। अब तो बहुत सारे स्टेट में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट का टाइम अलॉट कर दिया है, और उस टाइम में केवल आपको पेपर पढ़ना है। 15 मिनट में पेपर पढ़ना है, टिक लगाना है और देखना है। चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विश्व के निर्जन इलाके में, मतलब जो सारा विश्व का जो सारा निर्जन इलाका है, उसमें कितना प्रतिशत भाग
अटलांटिक महादेशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो कितना आता है? वो 26% आता है, 26% भाग आता है, जो विश्व के निर्जन इलाके का भाग है, जो अटलांटिक महादेशीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं कि अंटार्कटिका इलाके पर, अंटार्कटिका जहां पर वो छेद ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, हमने आपको बताया था समताप मंडल में वायुमंडल के कई भाग दिए गए हैं, उसमें एक समताप मंडल भी है। समताप मंडल के अंतर्गत ही ओजोन परत आती है, तो ओजोन परत में जहां छेद हो रहा है वहीं से क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है ये? देख लीजिए, अंटार्कटिक इलाके पर किन देशों ने अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा किया है? क्या कह रहा है समझिए इसको, कि अंटार्कटिक इलाके में किन देशों ने अपने आप को संप्रभु बताया है, यानी अपने अधिकार क्षेत्र का दावा किया है, कहा है कि जो ये अंटार्कटिक क्षेत्र है ये हमारा है। तो वो कौन कौन से देश हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कक्षा 12 में तो ये पूछा ही जाता है, लेकिन कक्षा 12 में तो छोड़िए, ये बहुत बड़े बड़े कंपटीशंस में भी पूछा जाएगा। तो ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए कौन कौन से ये देश हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन, कौन सा देश है? ब्रिटेन। दूसरा कौन सा है? नॉर्वे। तीसरा कौन सा है? अर्जेंटीना। अब आप देखिए कि ब्रिटेन ने क्यों दावा कर दिया, ब्रिटेन से तो बहुत दूर है। नॉर्वे और अर्जेंटीना तो मान लीजिए कि थोड़ा सा पास में भी हैं, लेकिन ब्रिटेन तो बहुत दूर है उससे। तो ब्रिटेन ने दावा क्यों किया? आइए यहीं से तो थोड़ा सा पीछे जाइए इतिहास में पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्रिटेन वो देश है जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, यानी कि वहां पर भी ब्रिटेन का राज्य था। जो देश इसका दावा कर रहे हैं, इस पे अधिकार का दावा कर रहे हैं, उन क्षेत्रों पर भी ब्रिटेन का अधिकार था। यानी कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य डूबता नहीं था। अगर एक साइड सूर्य है तो उस साइड भी उनका राज्य है, और रात में दूसरे साइड सूर्य चला गया, दूसरे साइड दिन है, तो वहां पर भी उनका राज्य है। चारों तरफ उनका राज्य फैला हुआ था। इसी आधार पर ब्रिटेन ने क्या किया है? ब्रिटेन ने दावा किया है कि अंटार्कटिका के जो इलाके हैं ये हमारे हैं, ये इन पर और किसी देश का अधिकार नहीं है। लेकिन इसी के साथ नॉर्वे और अर्जेंटीना ने भी इस पर अपना अधिकार का दावा ठोक दिया है, यानी कि अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा ठोक दिया है। क्लियर ना? इससे ज्यादा इसमें समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की कितनी जनसंख्या को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है? बहुत बड़ी समस्या है ये। और ये समस्या कहां से आ रही है इसको देखिए, इसी प्रदूषण से, ये इसी पर्यावरण प्रदूषण से, इसी पर्यावरण के संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या देखिए अब उठ के आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट जो 2006 में आई, और 2006 में उन्होंने बताया कि विकासशील देशों की कितनी बड़ी जनसंख्या को स्वच्छ जल ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उस समय उन्होंने बताया था, अब तो वो जनसंख्या बढ़ गई होगी, लेकिन उस समय उन्होंने बताया था कि लगभग 1,20,00,000 जनसंख्या को पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। वो प्रदूषित पानी पी रहे हैं, और इसी प्रदूषित पानी पीने के कारण उनको तमाम रोग हो रहे हैं, अन्य रोग हो रहे हैं, जिन रोगों के कारण उनकी जीवन प्रत्याशा कम हो गई है, उनकी आयु कम होती चली जा रही है। ऐसी स्थितियों में भी संयुक्त राष्ट्र संघ को ये सोचने पर विवश होना पड़ा कि इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, इस पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
सबसे पहली चीज कि पर्यावरण है क्या? पर्यावरण क्या है? अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण है क्या? तो इसको जान लेते हैं कि अपने आसपास की परिस्थिति या परिवेश, मनुष्य के आसपास की स्थिति या परिवेश जिसमें मनुष्य रहता है और जहां पर ये वस्तुएं उसे उपलब्ध होती हैं, यानी कि मनुष्य जहां रहता है, अपनी बस्तियां बनाता है, अपनी संस्कृति का निर्माण करता है, अपनी शिक्षा का निर्माण करता है, जहां वो रहता है वो जहां उसको रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसके आसपास की चीजों को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यही पर्यावरण जब प्रदूषित होने लगता है तब इसे पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर भारत देश अकेला ही नहीं, संपूर्ण विश्व पृथ्वी के इस पर्यावरण को सुधारने के लिए और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही, क्योंकि आप आज इंटर में हैं, कल आप इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, तो इस अच्छे नागरिक बनने से पहले ही आपको अपने पर्यावरण की चिंता करनी पड़ेगी, अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के उचित दोहन के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप नहीं ध्यान देंगे तो निसंदेह आपकी आगे आने वाली संततियों के लिए आप एक कल्पित बन जाएंगे। इसलिए अपने विकास को एक सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है। यदि हमने एक सकारात्मक दिशा नहीं दी तो कहीं ना कहीं कुछ समय पश्चात ये पृथ्वी मानव के रहने के लायक नहीं बचेगी, और मानव के रहने के लायक अगर नहीं बचेगी तो हमारी आगे आने वाली संततियां रहेंगी क्या? कहां? निश्चित तौर से हम अपने पराभव की स्थितियां पैदा करते जा रहे हैं। विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम अपने आप के विनाश के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो यहां पर आज हमने इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया। इससे ज्यादा इस पाठ में और जानने के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। जानना तो आप कितना भी जान सकते हैं, लेकिन पेपर के लिए इससे जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों तक जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक इसको पहुंचाइए, इसको शेयर करिए। हाँ, यदि आपको कोई सुझाव देने हैं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव दीजिए। आज यहीं तक। हाँ, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमने शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के डाल दिया है, तो वहां से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।